हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है 17 दिसंबर 2020 का। आज थोड़ा लेट हो गया, मॉर्निंग में जो है कल से इसे अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहले न्यूज़ है वो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण। जो इसके बारे में अभी जो है हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और जो राजस्थान सरकार है उन्होंने जो WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने एक जो है प्रस्ताव दिया था जिसको कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो प्रस्ताव क्या था वो न्यूज़ में देखेंगे। बाकी जो भूमिगत विद्युत लाइनों पर कोई समझौता नहीं होगा और इस परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, तो इस न्यूज़ में क्या दिया गया है, जो हमारा जो MOP है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने मना कर दिया इस प्रस्ताव को। प्रस्ताव क्या था, जो विद्युत पारेषण मतलब जो ट्रांसमिट करते हैं लाइनों से, तारों से, उसको ग्रेट इंडियन बस्टेड पर्यावास स्थलों से होकर भूमिगत रूप से बिछाने से संबंधित है, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस वो है इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब ये एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, ये डेली के एक या दो भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या बोलते हैं 2-3 महीनों में काफ़ी सारे आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा देखिए, ये क्या होता है, बस्टर्ड पर्यावास स्थल, ये एक तरह का पक्षी होता है जो कि उसकी तरह शतुरमुर्ग होता है ना, ऑस्ट्रिच, उसकी तरह दिखता है। मतलब इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ा पक्षी होता है, ठीक है। जिसको आप अगर इसका घरेलू नाम जैसे सोहन चिड़िया बोलते हैं, इसे हुकना बोलते हैं, है ना, या फिर गुरायन भी बोलते हैं, गुराइन, ठीक है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। और राजस्थान का ये जो है राज्य पक्षी भी है, ठीक है। तो इसका जो वो है निवास स्थल है वहाँ पे, जहाँ पे जो है विद्युत पारेषण लाइन, इसकी जो तार बिछाने की जो प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, WII द्वारा। तो इन्होंने जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और राजस्थान सरकार, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए जो सुधार किए गए, जो इससे पूर्व जो 2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए कुछ अनुशंसाएं की गई, ठीक है। कुछ सुरक्षा के लिए इसके कुछ सुधार कार्यक्रम चलाए गए। देखिए, सबसे पहले क्या था, बस्टर्ड पर्यावास स्थलों को प्राथमिकता देते हुए सभी विद्युत पारेषण लाइनों को कम करके, ठीक है, उनके जो नंबर ऑफ जो तार थी उनकी, उनको कम किया गया और तारों को भूमिगत रूप से बिछाया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जो ज्ञात प्रजनन स्थलों में शिकारियों से सुरक्षित बाड़ों को विकसित करना, ठीक है। शिकारी जहाँ पे शिकार करते हैं उनसे एक सुरक्षित बाड़ा विकसित करना। उसके अलावा जो पेशेवर जो जाल शिकारी होते हैं ना, उनको भेजकर कुत्ते, शुगरों, लोमड़ियों, अन्य जीव जो भी इनका शिकार करें, उनको इन सबको मतलब पकड़ लेना, ठीक है, समूह से उनसे दूर कर देना। इसके अलावा क्या किया गया, जो राजस्थान वन विभाग है, उसमें जो है बस्टर्ड अनुकूल कृषि प्रथाओं, मतलब जो भी बस्टर्ड जो पक्षी है, जो भी वो खाते हैं उसको अधिक से अधिक जो है उगाना। और ऐसा करने के लिए उन्होंने किसका सहायता लेना, जो स्थानीय समूह है इनकी सहायता लेना, ठीक है, ऐसी फसलों को उगाना। उसके अलावा राजस्थान और गुजरात में जो प्राथमिक आधारित बस्टर्ड है, उसके पर्यावासों के 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नए पवन टरबाइन और सौर फर्मों को स्वीकृति ना देना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले मध्य भारत में एक तो, ठीक है, पश्चिमी भारत में, पूर्वी पाकिस्तान में, और पाया जाने वाला भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थानिक निकाय जीव है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रजाति के महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल कौन से देखिए, सबसे पहले मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य राजस्थान, नलिया गुजरात में, वरोरा महाराष्ट्र, बेलारी कर्नाटक में, ठीक है। और ये पाया किस टाइप का मतलब एरिया होगा, कुछ पाया जाता होगा वहाँ पे, जो अर्ध शुष्क होते हैं और शुष्क होते हैं, जो सूखे होते हैं और या फिर आधे सूखे हो, है ना। जैसे कि इधर अगर यूपी बिहार में देखें तो काफ़ी जो है सिंचित क्षेत्र है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कटीली झाड़ियों वाले खुले क्षेत्र और खेतों के समीप लंबी घास वाले स्थानों में अधिक पाया जाता है। यह उन प्रजातियों में से एक है जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्य जीव प्राकृतिक वास के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत इसे चलाया जा रहा है, रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ताकि इसकी जो नंबर ऑफ जो ये बर्ड्स है उसको बढ़ाया जा सके, अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही। बाकी इसका IUCN जो है स्टेटस देख लीजिएगा अभी क्या है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जैसे कि मैं अभी ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसकी मिनिस्ट्री है, क्या IUCN स्टेटस है, तो
इसे मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप अगर मेरी वीडियो से भी नहीं पढ़ रहे, खुद भी पढ़ रहे हैं, है ना? तो आप पढ़ते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी अगर उसका नाम देखें तो कौन-सी मिनिस्ट्री से आ रहा है, इसका क्या स्टेटस होगा, है ना? इस टाइप के मतलब आपका दिमाग खुद ही इतना तो साथ-साथ पढ़ते हुए भी आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। ये नहीं और कुछ भी आप पढ़ रहे हो तब भी। ठीक है? तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भारत और यूनाइटेड यूके है, ठीक है? उसके मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में दोनों पक्ष 10 वर्ष के रोड मैप पर सहमत हुए हैं, ठीक है? जो ब्रेक्ज़िट है उसके बाद ब्रेक्ज़िट मतलब जो ब्रिटेन का एग्ज़िट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, उसके पश्चातवर्ती युग में अपने संबंधों को आगे ले जाने के बारे में चर्चा की गई। इस रोड मैप को जनवरी 2021 में ब्रिटेन जो यूके है उसके प्रधानमंत्री जो अब 26 जनवरी पे जो ब्रिटेन के पीएम है वो यहाँ पे आएँगे, ठीक है? तो जो उनका नाम है जॉनसन, बोरिस जॉनसन, ठीक है? तो इसमें 5 व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या-क्या विषय हैं? व्यापार और समृद्धि, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु व स्वास्थ्य शामिल है, ठीक है? उसके अलावा आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए दोनों पक्षों ने एक व्यापार समझौते पर चर्चाओं को गति प्रदान करने के महत्व के साथ-साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौतों में मान्यता प्रदान की। मतलब प्रवासन किसके लिए? जो भी छात्र हमारे यहाँ के वहाँ जाते हैं, वहाँ के यहाँ आते हैं और जो भी जॉब करने के लिए, पेशेवरों के लिए उसके तीव्र आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है? इसके अलावा उल्लेखनीय है कि दोनों देशों में के द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। 2019 से 20 का अगर देखें तो 15.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच गया था। भारत ने ब्रिटेन के भारत ने ब्रिटेन के प्रशांत झुकाव का स्वागत किया, ठीक है? इंडो पैसिफिक टिल्ट को अगर जो है स्वागत किया। ब्रिटेन के जो विदेश सचिव है इस तथ्य को रेखांकित किया कि वर्ष 1960 और 70 में जो दशक में जो दौरान जो ब्रिटेन की जो नीति थी ना, असंलग्नता की नीति, जो पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट था, यह एक उचित नीति नहीं थी। वर्तमान में ब्रिटेन अपनी विदेश नीति में पूर्व को महत्व प्रदान कर रहा है। भारत उसकी एक विदेश नीति में प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रहा है। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन ब्रेक्जिट उपरांत युग में क्वाड सुरक्षा वार्ता जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में शामिल होने के विकल्प पर विचार कर रहा है ना। जो क्वाड कंट्रीज है जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंडिया, ये 4 देश हैं। तो इसके जो है शामिल होने का विकल्प पर विचार कर रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जो भी ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें आती हैं उनको साथ के साथ आप पढ़ते जाइए। एटलीस्ट आप लिख नहीं रहे तो अगर आप एक बार नज़र भी मार लेंगे तो उससे 2-3 बार आप देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में वो कहीं न कहीं बैठ जाएगा, ठीक है? क्लिक कर ही जाता है वो। जब आप एग्ज़ाम देंगे ना प्रीलिम्स तो क्लिक कर जाएगा। विदेश मंत्री ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट का शुभारंभ किया। देखिए वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? जो प्रमुख जो इकोनॉमिक जो वो है ना इंडिकेटर है, आर्थिक संकेत है, केंद्र और राज्य सरकार के जो नीतिगत अद्यतनीकरण है, मतलब जो पॉलिसी अपडेट होता है, अद्यतनीकरण मतलब अपडेट, ठीक है? पॉलिसी का जो अपडेट है और साथ ही साथ नवीन व्यापारिक सूचनाओं व व्यापार डेटा पर महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकल बिंदु, मतलब इन सब जो हमारी है ना पॉलिसी अपडेट हो गया है ना, जो नवीन व्यापारिक सूचना है इसके लिए और जो व्यापार डेटा इसके लिए वन स्टॉप सोर्स, मतलब सभी को इनको एक सोर्स पे लेके आना, ठीक है? ताकि ईज़ी पड़ जाए जो भी जो बाहर से व्यापार करते हैं या यहाँ का व्यापार बाहर भेजने के लिए जो ट्राई करते हैं ना उनको एक ही पॉइंट पे सबको इकट्ठा किया जा सके। यह वेबसाइट भारतीय निर्यात बढ़ाने व रोजगार अवसरों का अन्वेषण अन्वेषण होता है सर्च, किसी खोजना किसी चीज़ को, तो उनके जो खोजने वाले हैं उन करने हेतु भारतीय नागरिकों के व्यवसायों और राज्यों के व्यापार को विश्व के साथ संबंध करेगी। साथ ही विदेशी उद्योगों व व्यवसायों को भारत की ओर आकर्षित करेगी। तो इसके लिए देखिए जो वेबसाइट इच्छुक है, जो वेबसाइट पे लोग आते हैं, ऐसे निवेशकों को संबंधित सरकारी एजेंसियों से संपर्क स्थापित करने में सहायता करेगी, ठीक है? तो इसके लिए क्या किया गया है, जो भारत में कृषि निर्यात के लिए जो कृषि और प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस्ड जो फूड होता है, उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बनाया गया है। भारत के साथ व्यापार के लिए ट्रेड इंडिया पोर्टल बनाया गया। भारत में किए जाने वाले निवेश के लिए इन्वेस्ट इंडिया बनाया गया। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ जो विदेशी जो आकर्षित होते हैं उनके लिए बनाया गया है, ठीक है? इसके अलावा आर्थिक कूटनीति में अगर देश के जो आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक साधनों के साथ राजनयिक कौशल का उपयोग भी सम्मिलित है। आर्थिक जो कूटनीति है उसका प्रयोजन क्या है, उसका एम क्या है? व्यापार और निवेश को बढ़ाना, ठीक है? व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। विदेशी निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, द्विपक्षीय व्यापार
पर्यटन, योग और पारंपरिक जो भारतीय चिकित्सा है आदि को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कूटनीति प्रभाग को विदेश मंत्रालय की आर्थिक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भारत ने जो हाल ही में जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो टैरिफ पर पुनः वार्ता की मांग की है। ठीक है, तो WTO क्या है, ये पहले GATT के नाम से जाना जाता था, है ना, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसको जो 1995 में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, उसके बाद 1995 में इसका नाम WTO कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो बॉडी में 5 जो मेन वो हैं वो होते हैं, काउंसिल होते हैं। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जनरल काउंसिल, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और द काउंसिल ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, किसका क्या काम होता है ना। जैसे कि जो पहले मिनिस्ट्रियल जो काउंसिल है, मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है, उसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो रणनीतिक जो इसका वो होगी, ढांचा होगी, वो तैयार करेगी, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पांचों के बारे में। अच्छा, अगर इसके बात करें WTO का, तो हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाकी आप विकीपीडिया पे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है, अपने घरेलू जो विनिर्माण जो उनका व्यापार है भारत, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो इसके टैरिफ है ना, जो WTO के टैरिफ है, उन पर पुनः वार्ता करने की मांग कर रहा है। ठीक है, ये हर जो WTO का जो भी सदस्य होगा उसको हक होता है उसकी, वो उस पर बात कर सकता है। ठीक है, तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में कुछ वस्तुओं यथाकथित तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमित देश या सीमित दरों या ऊपरी प्रशुल्क सीमा जो होती है ना, अपर टैरिफ जो लिमिट्स होती हैं, उस पर पुनः वार्ता करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पाद संबंध प्रोत्साहन योजना, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसके माध्यम से चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित दे रही है। ठीक है, ऐसे में अगर बाहर का सामान पे हम टैरिफ अगर कम कर देंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, है ना, तो इससे घरेलू जो विनिर्माण क्षेत्र हैं उनको हतोत्साहित होंगे वो। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा से वो बात चल रही है इस पर। ठीक है, प्रशुल्क वस्तुतः जो पण्य वस्तु होती है ना, पण्य मतलब जो होती है जो व्यापार योग्य वस्तु होती है ना, जिसे मर्चेंटाइज भी बोलते हैं, मर्चेंटाइज जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर आयात पर लगाया जा रहा है जो टैरिफ है। ठीक है, उनके आयात पर लगाया जा रहा है। प्रशुल्क घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को आयातित वस्तुओं पर मूल्य लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर इस पे ज़्यादा टैरिफ, कम टैरिफ होगा तो ज़्यादा आएंगी, अगर ज़्यादा टैरिफ होगा तो कम आएगी, तो इससे जो है हमारा घरेलू जो है विनिर्माण उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो साथ ही ये सरकार के लिए राजस्व का सृजन भी करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा सामान आएगा तो इससे क्या होगा, सरकार को फ़ायदा भी होगा। सीमित जो प्रशुल्क दर जो बाउंड टैरिफ रेट्स है, ये वह अधिकतम शुल्क होता है। ठीक है, जिसे सरकार द्वारा WTO के सदस्यों से आयातित वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है। WTO में शामिल होने पर प्रत्येक देश इन प्रतिबद्धताओं से सहमत होता है। ठीक है, अगर वो शामिल होता है, और भारत भी इसका एक सदस्य है, तो ये दरें विभिन्न देशों और वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, हर एक देश पे ये अलग अलग होती हैं। जैसे विकसित देश पे क्या होंगी, ज़्यादा लगेंगी, विकासशील होंगे उन पे कम लगेगी, है ना। और राष्ट्रों को कुछ विशेष आयतों में कम प्रशुल्क दरों को लागू करने के लिए लोचशीलता जो है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, किंतु वे अपनी सीमित दरों से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है लोचशीलता पर, ये नहीं है कि वो अपनी जो उनकी दरें हैं उनसे आगे चले जाएं। ठीक है, यदि देश में लागू या वर्तमान प्रशुल्क के लिए सीमित दरों को समाप्त करना है, अगर उन दरों को समाप्त करना है, तो जो WTO है उसके नियम देशों के निर्यात में पर्याप्त हित वाले जो उत्पाद होंगे उसके लिए सीमित दरों पर पुनः वार्ता करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, WTO ने खुद ही कह रखा है कि वो पुनः जो है वार्ता कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो इसीलिए भारत जो है अब टैरिफ के लिए वार्ता कर रहा है। एक देश को वार्ता के माध्यम से निर्यातक देश हेतु अपनी सीमित दरों को बढ़ाने की क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठीक है, अगर WTO के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो ये क्या करता है, ये जो है विश्व व्यापार संगठन देशों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है, जो भी वैश्विक नियम है उनसे संबंधित है। ठीक है, उसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में विश्व व्यापार के 98% प्रतिनिधित्व करने वाले जो देश हैं उसमें 160 से अधिक सदस्य देश सम्मिलित हैं। ठीक है, जो 98% है वो प्रतिनिधित्व करने वाले जो 160 देश हैं वो उसके सदस्य सम्मिलित है। साथ ही 20 से अधिक देश केवल व्यापार संगठन में शामिल होने की मांग कर रहे हैं।
ठीक है, सिर्फ वो व्यापार करना चाहते हैं। और भारत इसका एक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिए किसी देश को अपनी आर्थिक और व्यापार नीतियों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम अलग से बनाएंगे, जो उसमें WTO में दिया होगा वही हमें जो है स्टैंडर्ड जो मेजर वो है वो करने होंगे, मानने होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता में प्रवेश हेतु इसी शर्तों पर वार्ता भी करनी होती है। विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी के लाभ के लिए व्यापार को मुक्त करना। ठीक है, ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका मुख्य कार्य क्या है? व्यापार की सुगमता करना, अनुमानशीलता हो उसमें, उसका स्वतंत्र संचालन सुनिश्चित करना हो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो होम मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, जो स्टेट लेवल पे जो है मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और इसका सामना करने के लिए संस्थागत तंत्र को रेखांकित किया है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई है उसका जो है स्थापित किया गया है। उसके लिए वित्तीय सहायता दी गई है 100 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार में शोषण के उद्देश्य से, एक सेकेंड, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो मानव दुर्व्यापार है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप 480 पिक्सल पे लगा के देखिए, काफ़ी देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो गया है। इसके लिए मैं इसे थोड़ा आगे पीछे करता रहता हूँ, पर अब नहीं हो पाएगा इसे। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार में शोषण के विरुद्ध उद्देश्य से जो धमकी देते हैं, ठीक है, या बल का प्रयोग करते हैं, या अन्य प्रकार के जो भी अवपीड़न होते हैं, ठीक है, या फिर छल से किसी के माध्यम से जो भर्ती करवा देते हैं, ट्रांसफ़र करवा देते हैं, स्थानांतरण, व्यक्तियों को शरण देना, ये सब आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन नहीं, सेक्स ट्रैफिकिंग। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि जो शोषण में जो वैश्यावृत्ति होती है, या लैंगिक शोषण होता है, या अन्य रूप से बलात्श्रम, सेवा दासता के समान प्रथा, दासत्व या अंगों का जबरन निकाला जाना, ये सब जो है लैंगिक प्रायोजन में आता है। ठीक है, तो भारत में एक वर्ष में लगभग 16 मिलियन महिलाओं का लैंगिक प्रयोजन हेतु दुर्व्यापार किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी को आप जो है ज़बरदस्ती जो है डरा के या फिर फोर्स से किसी को जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, है ना, या रिसीव करते हो ऐसे पर्सन का, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इलीगल है। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए जो तंत्र है, ठीक है, संस्थागत तंत्र जो अभी बनाया गया, मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई, इसके लिए जो अभी स्टेट गवर्नमेंट को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी MHA द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय द्वारा। तो जो ये AHTU है, ठीक है, AHTU क्या है, एकीकृत कार्यबल है। इनका उद्देश्य क्या है, मानव दुर्व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए राज्य के पुलिस, महिला और बाल कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के प्रशिक्षण संवेदनशील अधिकारियों के एक समूह को शामिल करना। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, जितने पुलिस स्टेशन है, 10,000 पुलिस स्टेशन, उसमें महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित जो यूटीज़ हैं उनको निर्भया फंड के तहत 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, जो ये बनाए जाएंगे ना महिला डेस्क, ये महिला डेस्क क्या करेंगे, मानव दुर्व्यवहार से संबंधित सभी मामलों को दर्ज एवं उनकी निगरानी करेंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जब केंद्र सरकार ने इन इकाइयों में भौतिक अवसंरचना स्थापित करने के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो जो राज्य है उनको उनका दायित्व बनता है कि इस इकाई को प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त श्रम बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। ठीक है, तो ये महिलाएं सहायता डेस्क मानव व्यापार से संबंधित सभी मामलों का जो है निगरानी करेंगी। राज्यों और जो यूटीज़ हैं उनके प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, पुलिस स्टेशन स्तर जो होता है, मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों को जो है गठित किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं पे भी मान लीजिए आ जाता है अगर इस टाइप से कि लैंगिक प्रायोजनता है या फिर जो मानव का दुर्व्यापार है उसको रोकने के लिए हाल ही में क्या किया गया है ना, तो ये अच्छा एग्जाम्पल होगा आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे ये कानून है इसके ऊपर जो पहले से बन रखे हैं, संवैधानिक और विधायी प्रावधान है। जो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 वाणिज्यिक लैंगिक शोषण के लिए दुर्व्यापार की रोकथाम प्रमुख विधान है। ठीक है, तो ये 2-3 है, देख लीजिएगा, एक्ट्स दे रखे हैं कि क्या क्या अभी तक हमने जो एक्ट्स लगाए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अगर इसके में बात करें, तो भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय है, ठीक है, इसकी अभिपुष्टि की है। जो UN कन्वेंशन ऑन ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम है, इसकी अभिपुष्टि की हुई है। इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंतर्गत व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकथाम, शासन एवं दंड संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत ने जो वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यवहार को रोकने और इसका प्राधिकरण करने पर सार्क अभिसमय की अभिपुष्टि की है। ठीक है, इसके अलावा जो अब छोटी न्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। तो देखिए पहली न्यूज़ क्या है इसमें, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, इसको किसके द्वारा, RBI के द्वारा
लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। सैंडबॉक्स क्या होता है, जैसे आप कभी समुद्र किनारे देखते होंगे तो वहाँ पे बच्चे क्या करते रहते हैं, सैंड से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को सैंडबॉक्स कहा गया है, मतलब न्यू एक्सपेरिमेंट करना कोई भी, ठीक है। और रेगुलेटरी क्या होता है, रेगुलेटरी जो उसे रेगुलेट करेगा, जो विनियामक करेगा, उसे विनिमय करेगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में क्या होता है, सामान्यतः एक निश्चित परिवेश में, ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो न्यू प्रोडक्ट्स होंगे या फिर सेवाएं होंगी के प्रत्यक्ष परीक्षण की एक प्रणाली को संदर्भित करते हैं। इसके लिए जो है विनियामक, मतलब जो रेगुलेटर होगा, जो कि इस यहाँ पे जो है आरबीआई है, परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए छूट प्रदान कर भी सकता है या नहीं भी। मतलब आरबीआई की यहाँ पे विनियामक की मर्जी है कि वो छूट प्रदान कर दे या ना करे, ठीक है। इस दृष्टिकोण के लाभ के लिए बड़े और बहुमूल्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब विमोचन होते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जोखिम या का बेहतर इसको इस टाइप से समझिए, मान लीजिए पेटीएम है, जैसे कि आप जो पेमेंट मेथड है, ठीक है। अगर मैं पेटीएम खोलता हूँ, है ना, तो जो भी उसमें जो रिस्क होगा, जो मैनेजमेंट होगी, और जो उस पर रिस्क का जो प्रबंधन होगा वो मेरा होगा, है ना। अगर लॉस होता है तो मेरा होगा। तो उसमें कोई महंगे प्रोडक्ट, मतलब रेगुलेटर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो जोखिम होता है उसका बेहतर प्रबंधन होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी खोल रहा है तो वो खुद अच्छे से उसको परफॉर्म करेगा, है ना। विनियामक एवं विधिक अर्हताओं में छूट आदि, ठीक है। इसके लिए जो पहले जो कीमत रखी गई थी, नेट वर्थ रिक्वायरमेंट, वो 25 लाख थी, उसे अब 10 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और हाल ही में आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पहल के लिए विनियामक मानदंडों में राहत प्रदान की है, ठीक है, ताकि जो छोटी कंपनियां भी हैं वो भी जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है इसके अंतर्गत आ सके। भागीदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारों को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, इसका क्या क्या है, मध्यावधि समीक्षा, मतलब जो प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड है वो 8 साल का है, ठीक है। इसको बीच में ही जो है इसकी समीक्षा की गई है कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या वो हो रहा है, अभी काम हो रहा है इसमें। हाल ही में जो जल शक्ति मंत्रालय, उसने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की मध्यावधि समीक्षा की है। एनएचपी को वर्ष 2016 में स्टार्ट किया गया था, है ना। तो 2024 में इसका कंप्लीशन था, पर 2020 में इसका समीक्षा की गई है, और इसकी अवधि के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में आरंभ किया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, जल संसाधनों की सूचना के विस्तार, विश्वसनीयता और पहुंच में जो है सुधार करना, तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना। इसमें जो है प्रत्यक्ष लाभार्थियों के 2 समूह हैं, यथा सतही या भूजल नियोजन और उसका जो मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए उत्तरदायी केंद्रीय और जो स्टेट जो कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी। जल संसाधन सूचना प्रणाली के उपयोगकर्ता होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है इसमें, जो हाल ही में जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी, इसके बारे में क्या कहा गया कि इसने एक वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को गति प्रदान करने के लिए आगामी बजट के लिए की जाने वाले उपाय पर चर्चा की है। इसका जो 2010 में जब इसे बनाया गया था, तो इसके उद्देश्य ही यही थे कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र को के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके सदस्य कौन होते हैं, ये सब, ठीक है, देख लीजिएगा जो इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको जो है यूनेस्को द्वारा उनके नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ करने का जो है निर्णय लिया गया, ठीक है। वह बांग्लादेश के संस्थापक नेता भी थे और देश के प्रथम जो पीएम भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, जो भी जो एआईसीटीसी है, एआईसीटीई, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, जो तकनीकी शिक्षा लेते हैं, उन्होंने जो पीएम ट्रिपल एस है, जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके तहत निर्वाह भत्ते के 20,000 रुपये उन्हें इनकी किस्त जो है जारी की गई देने के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है पीएम ट्रिपल एस की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, जो जम्मू कश्मीर के जो और लद्दाख के युवाओं की क्षमता का निर्माण करना। यह योजना उन्हें साधारण पाठ्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने पर केंद्रित है। छात्रवृत्ति के घटक क्या है, शैक्षणिक शुल्क और निर्वाह भत्ता, ठीक है। यह योजना एआईसीटीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित यह मकबरा अब्दुल रहीम ने अपनी पत्नी के लिए 1598 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। अब्दुल रहीम खाना मकबरा, ठीक है, दिल्ली के निजामुद्दीन। ये स्थूल गुंबद, वितान और मेहराब, चारबाग स्वरूप व लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का उपयोग इस इमारत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब्दुल रहीम मकबरा ने के नवरत्नों में से एक था,
ठीक है। अब्दुल रहीम जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये एक प्रतिष्ठित सेनापति और एक दरबारी कवि थे। उन्हें सभी को स्वीकारने और सभी को समावेशित करने की संस्कृति को अपनाने वाले एक धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिज, संस्कृत, अरबी और फारसी में कई रचनाएं लिखी थी। उन्हें बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक नया क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। जो नवरत्न थे अकबर के 2019 में भी आया था, 2020 में नहीं आया, 2019 में आया था। ठीक है, तानसेन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वही सेम अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा अगर आप वीडियो देखते हैं। ओके, उसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।